अध्याय 41 संयमित शरीर 8वां चरण। मुझे नहीं पता क्या आप अन्य स्थानों पर भी इतने शक्तिशाली हैं। हुमेइर की तेज और पानी भरी आंखों ने कायान को रहस्यमय तरीके से देखा। उसके शब्द स्पष्ट रूप से स्पष्ट थे। इस प्रकार का खुला और निर्लज प्रलोभन जब तक ये पुरुष था, मुझे डर है कि वे विरोध नहीं कर पाएंगे। हुमेइर का तो जिक्र ही नहीं, क्योंकि वह भी काफी आकर्षक थी। उनका फिगर भी बुरा नहीं था। बहुत से लोग पहले से ही इसके बारे में सोच रहे थे। सभी दिशाओं से आवाजों की एक श्रृंखला आए, लोगों की एक साथ अपनी लार निकलने की आवाज। सूमियों के समूह के लोग पहले से ही शरीर से कमजोर थे। अब इस प्रकार की उत्तेजना से उनका खून उनके सिर तक पहुंच गया। उनके निचले हिस्से चिपक गए, जबकि कुछ लोग बेहोश हो गए। टीएल, मेरे सिर पर भी खून दौड़ गया। टी यार। कायान को भी ऊपर की ओर जलन महसूस हुई। उसका चेहरा थोड़ा हिल गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और हुमेइर की गर्दन पर उसकी पकड़ अनायास ही मजबूत हो गई। हुमेइर ने धीरे से हौंकते हुए कहा। गुस्से में बोलने से पहले उसका शरीर थोड़ा हिल गया। आप अभी भी जाने क्यों नहीं देते? जब उसने ऐसा कहा तो उसने कायान का हाथ धीरे से खोलने के लिए अपना कोमल हाथ भी बढ़ाया। यह अज्ञात है कि यह एक दुर्घटना थी या यदि यह जानबूझकर किया गया था, तो कुल मिलाकर उसने कायान का हाथ हटाकर अपनी मोटी और गोल छाती पर रख दिया था। उसके हाथ से आश्चर्यजनक मात्रा में लोच और गर्माहट गुजरी और कायान को स्पष्ट रूप से अपने हाथ की हथेली से एक परिभाषित शिखर महसूस हुआ। इस प्रकार की उत्तेजना के कारण उसके घावों से बहने वाला रक्त थोड़ा बढ़ जाता है। कायान का चेहरा कुछ लाल था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी इस हद तक कामुक होगी। वह वास्तव में आह थी। आज के इस चुलबुले व्यवहार के कारण निश्चित रूप से उसके मन में कोई गुप्त चाल थी। जब उसने कायान की शर्मिंदगी देखी तो हुमेइर अप्रत्याशित रूप से हंसने लगी। सांस छोड़ते हुए उसने कहा, तुम क्या करना चाहते हो? जैसे ही कायान ने हुमेइर को देखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कुत्ता काट रहा हो। लड़ाई की शुरुआत के बारे में सोचते हुए इस हुमेइर ने वास्तव में स्काई टॉवर मंडप के किसी भी शिष्य पर हमला नहीं किया, इसलिए कायान स्वाभाविक रूप से उस पर हमला नहीं कर सकी। वह इस महिला को सबक देना चाहता था। इसका एकमात्र कारण यह था कि वह लड़ाई के दौरान लगातार आग की लपटें भड़का रही थी। लेकिन चूंकि वह उसके साथ इतनी आसानी से खिलवाड़ कर रहा था, कायान कुछ हद तक नाराज थी। कायान आखिरकार अभी भी एक पुरुष था। उसके साथ इतनी आसानी से कैसे खिलवाड़ किया जा सकता था? जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, कायान का हाथ जो हुमेइर के हाथ को ढक रहा था, अचानक जोर से सिकुड़ गया। टी हुमेइर की अभिव्यक्ति बदल गई और वह कराहने लगी। उस सुंदर चेहरे को देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। गुस्से से उसने कायान की ओर देखा, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह महिलाओं के प्रति ऐसी भावना रखेगा। टीएल, बूढ़े आदमी मेंग की शिक्षाएं आ रही हैं। जोर से हंसते हुए कायान खड़े हुए और हुमेइर से कहा, आप जा सकते हैं। हुमेइर ने कायान को चकित होकर देखने से पहले एक टक आगे की ओर देखा। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि उसके प्रलोभनों का लगभग कोई असर नहीं होगा। उसके शरीर को न जाने कितने लोग चखना चाहते थे। सामान्य दिनों में ऐसे कई प्रतिद्वंद्वी होते थे जिन पर वह ध्यान भी नहीं देती थी। लेकिन आज जब अंततः एक पुरुष था जिसमें उसकी कुछ रुचि थी, जब उसने उसे लुभाने की कोशिश की थी, तो वास्तव में उसके द्वारा उसकी उपेक्षा की गई थी। क्या वह अभी भी एक आदमी है? कुछ पल वहीं खड़े रहने के बाद वह हंसने लगी। अनेक प्रकार की हरकतों के साथ वह जमीन से उठी। कायान की ओर उसने अपने लाल होंठ चबाए। कायान की तरफ बढ़ते हुए उसने धीरे से उसके कान में फूंका और फुसफुसाया, आप बहुत दिलचस्प हैं। एक बार जब उसने बोलना समाप्त कर लिया तो वह हंसी और जाने के लिए मुड़ी और अपने कूल्हों को हजार तरह से हिलाने की तकनीक का उपयोग करना नहीं भूली। दूर से सूम्यू के लोग मूर्खतापूर्वक देख रहे थे। उनकी आंखें ईर्ष्या और ईर्ष्या से भरी थीं। उन्होंने नहीं सोचा था कि कायान वास्तव में इस प्रकार के सौभाग्य को अस्वीकार कर देगी। वे सभी सोच रहे थे कि अगर वे ही उस स्थिति में होते तो क्या करते। शायद उन्होंने झपट्टा मार दिया होगा। नहीं नहीं नहीं, वे जरूर झपट पड़े होंगे। आसमान से गिरती मीट पेस्ट्री का सौभाग्य, वे इसे क्यों मना करेंगे? किसी भी स्थिति में उन्होंने कुछ भी नहीं खोया होगा। हुमेइर के चले जाने के बाद सभी ने दुखी और शर्मिंदा महसूस करते हुए अपना सिर वापस कायान की ओर कर लिया। कई आहें निकल गईं। कायान नीचे बैठ गईं और स्टॉर्म हाउस के बेहोश शिष्यों के शरीर से कपड़े की कुछ पट्टियां फाड़ने लगीं। फिर उसने कई बार कपड़े की पट्टियों को अपने हाथों से लपेटा। सूम्यू के समूह को देखते हुए इन सभी कनिष्ठ शिष्यों के चेहरे शर्मिंदगी से भरे हुए थे। क्या आप में अब भी चलने की ताकत है? कायान ने पूछा। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। फिर चलो। पूरे समूह की नाक से खून बह रहा था और चेहरे सूजे हुए थे, क्योंकि वे अपनी दवाएं ढूंढने और इलाज की तलाश करने के लिए बड़ी मुश्किल से स्काई टॉवर पवेलियन लौटे। हालांकि आज उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन ये केवल कनिष्ठों के बीच की लड़ाई थी और तीनों शक्तियों के बीच अक्सर ऐसे झगड़े होते रहते थे, इसलिए इसमें कोई खास बात नहीं थी। इसके अलावा जब तक किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती, प्रत्येक गुट के संबंधित बुजुर्ग आंखें मूंद लेते और कोई सवाल नहीं पूछते। केवल लड़ाइयों के माध्यम से ही कोई सुधार कर सकता है और हर गुट के बुजुर्ग चाहते हैं कि इस तरह का बदलाव हो ताकि उनके कनिष्ठों की ताकत में सुधार हो सके। कायान अपनी छोटी लकड़ी की झोपड़ी में लौट आया, क्योंकि उसने खून का थक्का जमाने वाली बची हुई क्रीम को बाहर निकालने की योजना बनाई थी। लेकिन इस पर विचार करने के बाद उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। आज की घटनाओं के दौरान उन्हें जो एकमात्र गंभीर चोट लगी वह उनके हाथ पर लगी चोट थी, जो लंबे कृपाण से छेदी गई थी। बाकी वास्तव में कुछ भी नहीं था। हालांकि उसके हाथ का घाव पहले तो बहुत गंभीर लग रहा था, लेकिन जब आपने अधिक ध्यान से देखा तो आप देख सकते थे कि यह उतना बड़ा नहीं था। जब वह चेंग शाओ फैंग की कृपाण को पकड़ने गया तो कायान ने जानबूझकर उसे अपनी हड्डियों या मेरिडियन को छेदने की अनुमति देने से परहेज किया। तो यद्यपि उसकी हथेली में एक अतिरिक्त छेद था, यह केवल एक साधारण मांस का घाव था। यह वस्तुतः उसी प्रकार का घाव था जो उसे उस फूल के आकार वाली मकड़ी से मिला था। उन्हें मूल रूप से ठीक होने में लगभग 3-4 दिन लगे थे, इसलिए इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए। इसके अलावा इतने कम समय में कायान का घाव पहले ही काफी हद तक ठीक हो चुका था और उसकी सहनशक्ति भी थोड़ी ठीक हो गई थी। अपने शरीर की स्थिति को समझे बिना वह यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि सुनहरे शरीर से निकलने वाली गर्मी में उपचार गुण भी होते हैं, और सच्ची यान रणनीति में यान क्यूई में थोड़ी मात्रा में उपचार गुण भी शामिल थे। इन दोनों की सहायता से उनकी चोटें जल्दी ठीक हो गईं। जब उन्हें पता चला कि ट्रुयान टैक्टिक की यान क्यूई में उपचार गुण है, तो कायान जल्दी से यान क्यूई को अवशोषित करने के लिए कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम में चले गए। हालांकि आज की लड़ाई में उसने यान ऊर्जा की उस बूंद का एक भी हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपने शरीर की यान क्यूई का काफी हिस्सा इस्तेमाल कर लिया था। उसे तत्काल इसे पुनः भरने की आवश्यकता थी। जैसे ही वह यान क्यूई को अवशोषित कर रहा था, कायान को अपने शरीर के भीतर से एक ड्रम बजने का एहसास हुआ। अनियंत्रित रूप से बाहरी यान क्यूई उसके शरीर में घुस गई और एक पल के भीतर उसने जो मात्रा अवशोषित की थी वह उसकी पिछली गति के 1 या 2 दिनों के बराबर थी। न केवल उसकी यान क्यूई आज की लड़ाई से पुनः प्राप्त हुई थी, बल्कि वह पहले से भी अधिक समृद्ध थी और उसके शिरोबिंदु और चैनल भी काफी हद तक मजबूत और विस्तारित हो गए थे। टेम्पर्ड बॉडी 8 चरण। अपने शरीर को चारों ओर घुमाते हुए कायान के चेहरे पर खुशी के भाव थे। इतने कम समय में वह संयमित शरीर के 8वें चरण तक पहुंच गया था। यह उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उन्होंने मूल रूप से अनुमान लगाया था कि सफलता मिलने में कम से कम 7 से 8 दिन और लगेंगे।
ऐसा होने के लिए ये स्पष्ट रूप से आज कायान की लड़ाई से संबंधित था। जैसा कि अपेक्षित था, दूसरों के साथ संघर्ष करने से वास्तव में आपको तेजी से सुधार करने में मदद मिली। उसका दिल खुश हो गया। कायान ने अपनी सच्ची यांग रणनीति को पहले से भी अधिक परिश्रम से विकसित करना शुरू कर दिया। एक स्तर पार करने के बाद जिस गति से उसने यांग क्यूरी को अवशोषित किया वह स्पष्ट रूप से बहुत बढ़ गई थी और इसके अलावा कुल मिलाकर उसकी क्षमताएं मजबूत हो गई थीं। रात के समय कायांग आराम करने के लिए अपनी लकड़ी की झोपड़ी में लौट आया। अंत में उसे आज भी कई चोटें लगी थी, इसलिए खेती करने के लिए पूरी रात रुकने का ये सही समय नहीं था। अगले कुछ दिनों में खाने और सोने के अलावा कायांग ने खेती करने के लिए अपना सारा समय कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम के पास बिताया। दूसरी ओर सुम्यू का समूह उनमें से एक भी बाहर नहीं आया था। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि वे सभी अभी भी अपनी चोटों से जूझ रहे थे। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह जब कायांग मैदान में झाड़ू लगा रहा था, उसने सुम्यू को ली युनतियान और अन्य लोगों को अपनी ओर ले जाते देखा। उस दिन युद्ध में भाग लेने वाले सभी लोगों में से एक भी लापता नहीं था। वे सभी बहादुर और जोश से भरे हुए थे और सुम्यू के पीछे चल रहे थे। हालांकि पिछले कुछ दिनों में वे ठीक हो गए थे, फिर भी उनकी शक्ल सूरत थोड़ी दयनीय थी। उनकी आंखें चोटिल थीं, मुंह सूज गया था और कुल मिलाकर वे बहुत ही हास्यास्पद लग रहे थे। देखते हुए कायांग ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी। 42 जूनियर सू, क्या आपकी त्वचा में फिर से खुजली हो रही है? सुम्यू का चेहरा लाल हो गया। उसने कायांग की ओर तीव्र दृष्टि से देखा और फिर वह दृढ़तापूर्वक उसके सामने खड़ा हो गया और पूरे समय उसे निर्विकार भाव से देखता रहा। निस्संदेह उसकी दृष्टि कुछ जटिल थी, इसमें प्रशंसा, अनिच्छा, झुंझलाहट और राहत थी। मुझे सामान दो, सुम्यू ने अचानक अपना हाथ बाहर निकालते हुए कहा और ली युनतियान ने तुरंत 2 शराब के जग उठाए और सुम्यू को दे दिए। एक को अपने लिए छोड़कर सुम्यू ने एक कायांग को दे दिया। बिना कुछ कहे सुम्यू जग खोलने गई और उसमें से पीने लगी। स्काई टावर पवेलियन के शिष्यों का एक समूह जो वहां से गुजर रहा था अचंभित होकर घूर रहा था और विचलित होकर सुम्यू को देख रहा था। वे नहीं जानते थे कि सुम्यू अब क्या धूर्त योजना बना रहा था, क्योंकि वह वास्तव में यहाँ सुबह सुबह शराब पी रहा था। मन मन मुस्कुराते हुए कायांग भी जग खोलने गई और बड़े बड़े कौर पी लिया। अच्छा, ली युनतियान सुम्यू के पीछे से जोर से चिल्लाया। अच्छा, बाकी लोग भी चिल्लाने लगे। दोनों लोगों ने सु सु कहा और उसी समय कायांग और सुम्यू दोनों ने अपने शराब के जग तोड़ दिए और उन्हें शराब से भिगो दिया। दिन के उजाले में शराब पीना, स्काई टावर के सिद्धांतों को भ्रष्ट करना, अपने प्रमुख अपराधियों के नाम बताना। आप में से प्रत्येक से 5 योगदान अंक काटे जाएंगे। आगे यह इतना उदार नहीं होगा। एक डाक हॉल शिष्य किनारे से प्रकट हुआ। उसने कायांग और सुम्यू को बेरुखी से सूचित किया। इसे घटाओ, इसे घटाओ। कायांग उदासीन था, लेकिन अगर यह 1 महीने पहले होता तो उसका खून बह रहा होता। अब वह उदासीन था। चूंकि कायांग को कोई परवाह नहीं थी, तो दूसरी पीढ़ी के युवा मास्टर सुम्यू को कैसे परवाह हो सकती थी? क्योंकि उसके पास एक बहुत शक्तिशाली संरक्षक है, इसलिए उसके लिए योगदान अंक उतने मूल्यवान नहीं थे। जाओ हो, वरिष्ठ भाई काई को उसकी सफाई पूरी करने में मदद करो, सुम्यू ने जाओ हो पर हाथ लहराते हुए कहा। ठीक है, जाओ हो, जिसे पहले कायांग ने मुक्का मारकर बेसुध कर दिया था, तेजी से आगे आया और कायांग के हाथों से झाड़ू छीन लिया। यह उचित नहीं है, पुरुष डाक हॉल शिष्य की ओर देखते हुए कायांग ने कहा। इससे पहले कि शिष्य ने ठंडी खर्राटे ली और चला गया। चलो तुम्हारे छोटे से घर चलते हैं, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, सुम्यू ने कहा। छोटी सी झोपड़ी के बगल में कायांग और सुम्यू तालाब के सामने बैठ गए, जबकि लोगों का एक छोटा समूह उनके पीछे छत के छेदों को ठीक करते हुए इधर उधर घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस दिन की घटनाओं के बाद सुम्यू के लोगों के समूह ने कायांग के साथ अपनी पिछली दुश्मनी को पूरी तरह से दूर कर दिया था। न केवल उन्होंने उन्हें हटा दिया था, बल्कि वे इसकी भरपाई भी करना चाहते थे। तुमने आकर हमें क्यों बचाया? कुछ देर की चुप्पी के बाद सुम्यू ने आखिरकार यह सवाल पूछने के लिए अपना मुंह खोला। क्यों? कायांग की भौहें सिकुड़ गईं। आप लोग मुझे वरिष्ठ भाई कहते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे एक वरिष्ठ भाई की तरह व्यवहार करना चाहिए। मुझे सोचना चाहिए कि यही कारण है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सुम्यू का आंतरिक चरित्र वास्तव में उतना खराब नहीं था। अपना सिर घुमाते हुए सुम्यू ने कायांग से गंभीरता से पूछा, वास्तव में? थोड़ा हंसते हुए कायांग ने उत्तर दिया, फिर तुमने क्यों सोचा कि मैंने तुम्हें बचाया है? सुम्यू चुप हो गया। उसका दिल काफी उदास हो गया और थोड़ी देर बाद उसने उत्तर दिया, जब आप हमें कनिष्ठ भाई मानते हैं तो हम भी आपको अपने वरिष्ठ भाई के रूप में मानेंगे। पिछले मूर्खतापूर्ण मुद्दों के संबंध में इस कनिष्ठ भाई को खेद है। मैंने वास्तव में इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया, कायांग ने उत्तर दिया। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए वे जोर जोर से हंसने लगे। हंसने से शत्रुओं से सामंजस्य स्थापित हो सकेगा और व्यक्ति का कृतज्ञता का ऋण चुकाया जा सकेगा। ये संभवतः इस प्रकार की चीजों के बारे में बोलता है। उनकी कृतज्ञता और शिकायतें दूर होने के साथ सुम्यू को अब शर्मिंदगी या आरक्षित महसूस नहीं हुआ। वह वास्तव में कायांग को अपने वरिष्ठ भाई के रूप में मानने लगा। कुछ महत्वहीन बातें बोलने के बाद सुम्यू ने अचानक अपने होंठ चाटे और उसका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने धीरे से पूछा, बड़े भाई, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या? कायांग ने उसे अजीब नजरों से देखा। उस दिन के तुमने छुआ था ना? जब उसने पूछा तो सुम्यू ने कायांग को सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। क्या छुआ? कायांग को समझ नहीं आया। ये वह है? आह! वह! सुम्यू उदास हो गया। अपने दिल को मजबूत करते हुए और दांत भींचते हुए उसने कहा, ये हुमेयर का है। जैसे ही उसने ये कहा, दूसरों को हिलाते हुए उसका दिल थोड़ा सा दबने लगा। कायांग अनजाने में हंसे। युवा वास्तव में तीव्र जिज्ञासा से भरे हुए थे। क्या आप सभी ने ये दृश्य नहीं देखा? हमने साफ साफ नहीं देखा, तो क्या आपने सचमुच इसे छुआ? सुम्यू का मुंह सचमुच खुला रह गया। अगर मैंने इसे छू लिया तो क्या बात है? कायांग ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। उसने स्वेच्छा से मेरा हाथ अपने ऊपर रख दिया और मैंने उसे केवल एक सबक दिया। गुडोंग चीजें नीचे गिर रही हैं और सुम्यू ने लार का एक कौर निगल लिया। उम्मीदों से भरे उसके चेहरे पर उसने पूछा, ये कैसा लगा? जूनियर भाई को कभी इसका अनुभव नहीं हुआ? कायांग ने सुम्यू को देखते हुए संदेह से पूछा और सोचा कि क्या ये दूसरी पीढ़ी का युवा मास्टर अभी भी शुद्ध कुंवारी है। सुम्यू ने अपना सिर खड़खड़ ड्रम की तरह हिलाया और संदेह से पूछा, वरिष्ठ भाई, क्या आप पहले ही इसका अनुभव कर चुके हैं? कायांग ने विचारशील अभिव्यक्ति प्रकट की और फिर क्रोधित लेकिन पुरानी यादों को याद करते हुए खुश नजर आए। आहवरते हुए, चलो पिछली बातों के बारे में बात न करें। सुम्यू ने एक जानने वाली मुस्कान देते हुए शून्यता से देखा। वह अपने होठों को सिकोड़ने से नहीं रोक सका। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 3 साल पहले, वरिष्ठ भाई, आप मुख्य द्वार पर सम्मान देने आए थे और इन 3 सालों में तुमने जाकर किसी से दोस्ती नहीं की, तो तुम्हें मौका कैसे मिलता? यदि ऐसा है तो यह आपके प्रवेश करने से पहले होना चाहिए। 3 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी? 3 साल पहले 12 साल का। 12 साल की, और एक सुंदरी को वास्तव में उसके पास आने में कोई शर्म महसूस नहीं हुई।
यदि ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वह केवल 15 वर्ष की थी, और यदि ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वे दोनों अनुभवहीन और मासूम थे, तो वास्तव में कुछ घटित होता। उस सुंदरता के बारे में फिर से सोचकर कायान का दिल दुखी हो गया। वह नहीं जानता था कि उसका जीवन वर्तमान में कैसा है। वैसे भी वरिष्ठ भाई, आपको सावधान रहना चाहिए। हुमेई काफी घमंडी है और चूंकि आपने उसका चेहरा साफ कर दिया है, वह निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगी। सुमू उसे याद दिलाने गई। वह मुझसे निपटना चाहती है। कायान की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। जोर से हंसते हुए सुमू ने रहस्यमय ढंग से कहा, एंड बिस्तर में तुम्हारे साथ व्यवहार करने के लिए आप इंतजार करें और देखें। वह निश्चित रूप से आपको लुभाने की कोशिश करने के लिए 1000 अलग अलग तकनीकों का उपयोग करेगी। जब तक वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेती, वह हार नहीं मानेगी। वरिष्ठ भाई, महिलाओं के साथ आपकी किस्मत खराब या उतली नहीं है। मैं इस प्रकार के लोगों का तिरस्कार करता हूँ। कायान ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से नहीं लिया और सुम्यू से कहा, आपने कहा था कि आपको मुझसे कुछ बात करनी है, और यह वास्तव में क्या है? जियानिंग चांद मेरे लिए एकमात्र है। बिल्कुल नहीं, अपनी आंखें चौड़ी करते हुए सुम्यू ने कहा, बड़े भाई, इस बार जब आप चेंगशाओ और उसके लोगों के साथ काम कर रहे थे, तो आपने अपनी बहुमूल्य विश्व क्यूई का काफी उपयोग किया। मैं बस तुम्हें मुआवजा देना चाहता हूँ। मुझे मुआवजा दो। एन सुम्यू ने अपना सिर हिलाया और फिर अपने कपड़ों के भीतर से एक बोतल निकाली और कायान से कहा, ये छोटी रिटर्निंग क्षणों की एक बोतल है। वरिष्ठ भाई, इन्हें ठीक होने में मदद के लिए ले लो और आप अपनी सारी खोई हुई विश्व क्यूई वापस पाने में सक्षम हो जाओगे। छोटे लौटने वाले छर्रे, कायान ने वास्तव में उनके बारे में सुना था। हालांकि इस प्रकार की औषधीय छर्रों का प्रभाव उतना मजबूत नहीं था। वे बहुत हल्के थे क्योंकि वे कायान जैसे चिकित्सकों के लिए सबसे उपयुक्त थे, जो कि टेम्पर्ड बॉडी 7वें चरण के आसपास थे। संयमित शरीर के 7वें चरण से 9वें चरण तक। हालांकि मार्शल चिकित्सकों ने वर्ल्ड क्यूई का उत्पादन शुरू कर दिया। आप मार्शल कौशल विकसित करके भी इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपका युवान स्टेज तक पहुंचने तक वर्ल्ड क्यूई को तेजी से पुनर्प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए इसे बेहद कीमती माना जाता था। एक बार जब आप इसका उपयोग कर लेते हैं, तो इसे पुनर्प्राप्त करने के लिए किसी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हालांकि छोटे रिटर्निंग छर्रों की मदद से व्यक्ति आवश्यक समय को काफी कम करने में सक्षम था। 7वीं से 9वीं अवस्था के संयमित शरीर के अभ्यासियों के लिए ये सबसे उपयुक्त था, लेकिन वे काफी महंगे भी थे। हालांकि कायुआन स्टेज के अभ्यासकर्ताओं और उससे ऊपर के लोगों के लिए ये थोड़ा भी उपयोगी नहीं था। ये सिर्फ कायान की स्थिति थी जो अन्य लोगों से थोड़ी अलग थी। उसने जो सच्ची यान रणनीति अपनाई, उसने किसी को विश्व क्यूई के बारे में चिंता न करने की अनुमति दी। यदि उसके भीतर विश्व क्यूई का उपयोग किया गया था, तब भी यान तरल था। इसलिए छोटे लौटने वाले छर्रों की इस बोतल का कोई मूल्य नहीं था। जैसे ही वह मना करने वाला था, सुम्यू ने उसके विचारों पर गौर किया और सख्ती से कहा, मैं दूसरों का कुछ भी ऋण नहीं लेना चाहता। ठीक है, तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। कायान ने अब विनम्रता से काम नहीं लिया। मुस्कुराते हुए सुम्यू ने कहा, बड़े भाई, यही मेरा इंतजार करो और मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाऊंगा। कौन सी अच्छी जगह है? कायान ने संदेह से पूछा। सुम्यू ने बिना उत्तर दिए केवल हंसते हुए उससे कहा कि प्रतीक्षा करो और वह निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। अध्याय 43 द्वार का रहस्य। ब्लैकविन फॉरेस्ट के अंदर स्काई टॉवर के शिष्यों की एक कतार गहराई में चल रही थी। कायान ने कभी नहीं सोचा होगा कि सुम्यू जिस अच्छी जगह पर उसे ले जाना चाहती थी, वह वास्तव में ब्लैकविन पर्वत में स्थित थी। जंगल में चलते हुए कायान को एक अलग रास्ता दिखाई दिया। इस प्रकार के घने जंगल में यदि मनुष्य बार बार नहीं आते, तो स्पष्ट रास्ता दिखाई नहीं देता। क्या ब्लैकविन माउंटेन में बहुत सारे लोग आते जाते हैं? इस पर विचार करने पर ऐसा लगा कि यह सच है, क्योंकि दूर से कुछ धुंधली आकृतियां उसके समूह के समान ही आगे बढ़ रही थीं। बड़े भाई, क्या आप जानते हैं कि उस दिन हम ब्लैकविन फॉरेस्ट के पास चेंग शाओफैंग और उनके लोगों से क्यों मिले? कायान के सामने चलते हुए सुमू कायान से पूछने गई। कायान की अभिव्यक्ति बदल गई, जबकि उसके मन में एक हल्का सा विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि चेंग शाओफैंग और वे भी ब्लैकविन फॉरेस्ट में आना चाहते थे? ये सही है। हम स्काई टॉवर पवेलियन, स्टॉर्म हाउस और ब्लड ग्रुप एक दूसरे से बहुत दूर नहीं है। ब्लैकविन फॉरेस्ट से तीनों स्थानों की दूरी लगभग समान है, इसलिए यदि इन गुटों में से कोई भी शिष्य यहाँ प्रवेश करना चाहता है, तो उन्हें 4 तरफा चौराहे से गुजरना होगा। यहाँ किस प्रकार के लोगों को आकर्षित करने वाली जगह है, अन्यथा आप सब यहाँ क्यों आते? वाह, सुमू ने गर्व से हंसते हुए कहा, बड़े भाई, अब आप नहीं जानते होंगे। ब्लैकविन फॉरेस्ट के अंदर एक भूमिगत बाजार है। हम तीनों गुटों के शिष्य और यहाँ तक कि पूरे ब्लैक प्लम विलेज क्षेत्र से मार्शल अभ्यासकर्ता भी यहाँ आते हैं। शिष्य बेकार डेटा और कौशल का आदान प्रदान करने में सक्षम है, जिनकी उन्हें अधिक उपयोगी चीजों या सोने और चांदी के लिए आवश्यकता नहीं है। ये ब्लैकविन ट्रेड क्षेत्र हलचल भरा है, इसलिए वरिष्ठ भाई को निश्चित रूप से यहाँ आकर देखना चाहिए। लियून तियान ने कहा, ये सही है वरिष्ठ भाई, आपको यहाँ अक्सर कुछ अच्छी चीजें मिल सकती हैं। पिछली बार युवा मास्टर सू ने कुछ त्यान्युवान फल प्राप्त करने के लिए 20 या उससे अधिक टुकड़ों का उपयोग किया था। त्यान्युवान फल? कायान की अभिव्यक्ति बदल गई। और पृथ्वी ग्रेड निचले स्तर का स्पिरिट फल? विक्रेता को यह नहीं पता था कि वह क्या बेच रहा है, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ। उस मामले के बारे में बात करते हुए सुमू को गर्व हुआ। अर्थ ग्रेड निम्न स्तर का स्पिरिट फल, यदि आप इसे मौद्रिक मूल्य में बदलना चाहते हैं, तो इसका मूल्य कम से कम 2000 सिल्वर के आसपास होगा। ये वास्तव में सुईम्यू द्वारा मात्र 20 चांदी के सिक्कों के लिए लाया गया था। क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? उस ब्लैकविन ट्रेड क्षेत्र के बारे में कायान ने वास्तव में पहले बिल्कुल भी नहीं सुना था, पूरे समय जब वह स्काई टॉवर में था। चूंकि उसने किसी भी व्यक्ति के साथ मेलजोल नहीं रखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उसे ऐसी खबरें नहीं बताएंगे। ऐसा लग रहा था कि सुम्यू का समूह अक्सर ब्राउज करने के लिए यहाँ आता था और हर कोई लेआउट से काफी परिचित था। उनकी बातचीत से कायान ने कई दिलचस्प बातें सुनी और उन्हें इस जगह के लिए कुछ उम्मीदें होने लगीं। चूंकि उसने ट्रू यान रणनीति अपनाई थी, इसलिए वह अपने उपयोग के लिए यान के कुछ अमृत ढूंढने में सक्षम होगा, लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि उसके पास बहुत सारे पैसे नहीं थे। फिर उसे छोटी रिटर्निंग छर्रों की वह छोटी बोतल याद आई। कायान को कुछ आत्मविश्वास मिला। ब्लैकविन ट्रेड काफी दूरी पर था, इसलिए लोगों का समूह चलते समय एक दूसरे से बातें करता था। कायान ने अचानक पूछा, जूनियर भाई सू, क्या हमारे स्काई टॉवर मंडप में 11वां बुजुर्ग है? उसे उस बूढ़े आदमी की याद आ गई थी जो उसे कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम के किनारे मिला था, और वह बूढ़ा आदमी पूरी तरह से एक रहस्य था। इसके कारण अन्य लोग उसे भूलने में असमर्थ हो गए। 11वां बुजुर्ग? सुम्यू दंग रह गई। स्काई टॉवर मंडप में अचानक 11वां बुजुर्ग कब आ गया? मैं तो बस पूछना चाहता था। कायान अब समझ गई। उस समय जब बूढ़े ने कहा था कि वह कोई 11वां बुजुर्ग है, तो उसे पहले से ही संदेह हो गया था। अब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी स्थिति सचमुच झूठ थी। बात सिर्फ इतनी थी कि बूढ़ा शांत और मिलनसार था। चूंकि उसके मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना या बुरे इरादे नहीं थे, कायान आगे की जांच नहीं करना चाहता था और अपनी घृणा को भड़काने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। लियून तियान ने हंसते हुए कहा, वरिष्ठ भाई काय, चूंकि आप हमेशा खेती करते रहते हैं, स्वाभाविक रूप से आप हमारे स्काई टॉवर मंडप मामलों के बारे में बहुत अधिक नहीं जानते होंगे।
हमारे पास केवल 5 बुजुर्ग हैं, वास्तव में कोई 11वां बुजुर्ग नहीं है। लोगों के इस समूह को कायान के धमकाने के पिछले दुखद इतिहास के बारे में पता था, इसलिए अपने दिल की भलाई के लिए वे उसे भविष्य में एक और अजीब सवाल पूछने से रोकने के लिए स्काई टॉवर में होने वाली विभिन्न चीजों के बारे में सूचित करने गए। एक बुजुर्ग सूम्यू के समर्थक थे, इसलिए स्काई टॉवर मामलों की उनकी समझ किसी और की तुलना में बेहतर थी। इसलिए जब वे बात कर रहे थे तो वे स्काई टॉवर मंडप के प्रमुख के विषय पर चले गए। अपनी आवाज धीमी करते हुए सूम्यू ने कहा, मेरे पुराने शैतान को बोलते हुए सुनकर मैंने उसे यह कहते हुए सुना कि हमारा सिर एक चरम अस्तित्व है। आजकल ये कहा जाता है कि वह शेन्यू सीमा के शिखर पर पहुंच गया है और अगले चरण में पहुंचने से बस एक कदम दूर है। 1000 मील के दायरे में वह नंबर 1 विशेषज्ञ है। शेन्यू सीमा का शिखर। कायांग आश्चर्य से स्तब्ध थी। एक मार्शल प्रैक्टिशनर का ग्रेड संयमित शरीर के स्तर से शुरू होता है, उसके बाद का युआन स्टेज, क्यूईडोंग स्टेज, लीहे बाउंड्री, जेन युआन बाउंड्री, शेन्यू बाउंड्री और फिर प्रत्येक स्तर को आगे 9 रैंकों में विभाजित किया गया था। जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ती गई, सफलता पाना कठिन होता गया। आप शेन सीमा स्तर के कई विशेषज्ञों को नहीं देख सकते हैं और किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि स्काई टॉवर हेड वास्तव में शेन्यू स्तर तक पहुंच गया है। यदि उसे सफलता प्राप्त होती तो वह एक सच्चा शिखर विशेषज्ञ बन जाता। वह ब्लड ग्रुप हेड, ह्यूमन और स्टॉर्म हाउस हेड, जियोरुओ केवल शेन्यू बाउंड्री के 6 या 7वें चरण के आसपास थे और हमारे हेड के लिए अतुलनीय है। जैसे ही सूम्यू ने यह कहा, उसके चेहरे पर गर्व का भाव दिखा। आखिरकार एक स्कूल प्रमुख की ताकत स्कूल के शिष्यों के लिए भी गर्व का स्रोत होती है। हमारे सिर को ठीक होने में कितना समय लगेगा? ली युनतियान ने उत्साह से पूछा। यदि सिर अचानक टूट जाता तो 1000 मील के दायरे में स्काई टॉवर पवेलियन अग्रणी गुट बन जाता। फिर कौन आकर उन्हें उकसाने की हिम्मत करेगा? सूम्यू का चेहरा काला पड़ गया और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। क्या बात? सूम्यू को इस तरह देखकर ली युनतियान ने चिंतित होकर पूछा। बूढ़े शैतान ने कहा कि सिर को शेन्यू शिखर पर पहुंचे हुए पहले ही 10 या इतने साल हो चुके हैं। तो फिर उसने अब तक ब्रेकअप क्यों नहीं किया? सबने पूछा। 10 साल, भले ही खेती करना कठिन हो, आपको सफलता हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। सूम्यू ने अपना सिर हिलाना जारी रखा। मैं कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। युवा मास्टर सू, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारी जिज्ञासाओं का आह्वान करते हुए लेकिन आगे बात करने से इनकार कर दिया। क्या ये किसी सुंदरी के सारे नहीं बल्कि अधिकांश कपड़े उतारने के समान नहीं है? ये बहुत क्रूर है। जो हू ने लगातार शिकायत की और बाकी सभी लोग उत्साहपूर्वक सूम्यू को प्रोत्साहित करने में शामिल हो गए। फिर ठीक है, लेकिन आप सभी को याद रखना चाहिए कि आपको किसी और को नहीं बताना चाहिए, अन्यथा बड़ी परेशानी होगी। सूम्यू ने भव्यता के साथ कहा। फिर चारों ओर देखते हुए उसने अपनी आवाज धीमी की और कहा, 10 साल पहले हमारे स्काई टॉवर में एक बड़ी स्थिति थी। यही कारण है कि हमारे सिर की खेती अभी तक नहीं उठ पाई है। कैसी स्थिति? सबने निगलते हुए पूछा। हमारे मुखिया की न तो पत्नी है और न ही बच्चे, इसलिए उन्होंने 2 शिष्यों को स्वीकार किया और स्थिति इन 2 शिष्यों से उत्पन्न हुई। इन दोनों शिष्यों में से बड़ा शिष्य मेहनती था जबकि छोटा शिष्य बुद्धिमान था। दोनों ही चौंकाने वाली प्रतिभाएं थीं और सर ने बिना किसी झिझक के उन्हें पढ़ाने के लिए अपना पूरा दिल लगा दिया। ये दोनों भी मेहनती थे, उनकी ताकतें गर्दन और गर्दन तक थीं और कोई भी दूसरे से बदतर नहीं था। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि इन दोनों लोगों का स्वभाव अलग था, इसलिए प्रत्येक के लिए मुखिया की शिक्षण शैली अलग थी। बड़े शिष्य को अधिक प्रशंसा मिली जबकि छोटे शिष्य के साथ अधिक कठोर व्यवहार किया गया और मुखिया ने उसके प्रति अधिक सख्ती बरती। इसके कारण छोटा शिष्य धीरे धीरे अपने बड़े भाई से दूर होता गया और अधिक निराश होता गया। इसलिए वह खेती करने के लिए एक निषिद्ध और भयावह तकनीक खोजने गया। सभी डर के मारे चिल्ला उठे। सूम्यू ने बोलना जारी रखा और फिर से सभी का ध्यान खींचा। आप नहीं बता सकते, लेकिन सूम्यू का जन्म वाकपटू जीव के साथ हुआ था। जिस तरह से उन्होंने सुनाया, उसने कहानी को बहुत अच्छे से प्रवाहित किया और उन्होंने अपने दर्शकों के सामने संक्षेप में व्यक्त किया कि कैसे इन 2 साथी शिष्यों के बीच शिकायतें शुरू हो गई थीं। कायांग केवल चुपचाप सुनते रहे और बीच में नहीं रुके क्योंकि उन्हें लगा कि यह मामला संभवतः सच था, लेकिन सूम्यू ने स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए कुछ अतिरिक्त विवरण भी जुड़े होंगे। अध्याय 44 त्सुयान। ये कौशल सीखने के बाद दूसरे शिष्य का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया और उसकी ताकत भी अचानक बहुत बढ़ गई। अप्रत्याशित रूप से पुराना शिष्य अब उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं रहा। अपनी नई शक्ति के साथ दूसरे शिष्य ने सोचा कि प्रमुख उसकी और अधिक प्रशंसा करेगा, लेकिन ये तथ्य कि उसने एक भयावह कौशल विकसित किया था अंततः प्रमुख को पता चला। लेकिन इस खोज के कारण दूसरा शिष्य पूरी तरह से अंधकार में डूब गया। 10 साल पहले उस रात स्काई टावर पवेलियन में खून की नदियां बह गई थीं। उस रात बड़े शिष्य की दुखद मृत्यु हो गई और दूसरा शिष्य उसकी सजा से बच गया। उस बिंदु तक बोलते हुए सूम्यू एक पल के लिए रुका और अपना सिर इधर उधर घुमाया और देखा कि हर कोई अपने कानों को ध्यान में रखते हुए अपनी सांसें रोक रहा था। अत्यधिक संतुष्ट होकर उसने आगे कहा, एक रात में उसका सिर नीचे झुक गया। यह अवसाद है। जिन 2 शिष्यों पर उन्हें सबसे अधिक गर्व था, उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी और दूसरे ने अंधेरे रास्ते में दम तोड़ दिया था। इसका उन पर जो प्रभाव पड़ा, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, वह बहुत बढ़िया था। उस पल के बाद से सिर एकांत में चला गया और कुछ ही लोग उसका निशान भी देख पाए। अधिकांश लोगों ने सोचा कि वह टूट गया है और मर गया है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि कुछ साल बाद वह फिर से पहले से भी अधिक मजबूत होकर बाहर आएगा और अपने दूसरे शिष्य को व्यक्तिगत रूप से पकड़कर कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम में सील कर देगा। उद्धरण चिन्ह। कायांग का दिल अचानक कांप उठा जब उसे उस रहस्यमय 11वें बुजुर्ग के अंतिम शब्द याद आए। मैं यहाँ खजाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। किससे मिले? कायांग के मन में कोई संदेह नहीं था कि यह कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम में सील किया गया व्यक्ति था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह 11वां बुजुर्ग? सूम्यू ने बोलना जारी रखा, लेकिन इन घटनाओं के कारण सिर शेन्यू सीमा को तोड़ने में असमर्थ था और केवल इस स्तर पर ही रुक सकता था। यदि यह गांठ नहीं खुली तो वह इस जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। कहानी समाप्त होने पर सभी ने बड़ी बड़ी आहें भरी क्योंकि वे एक बार फिर सांस ले सकते थे। उन्हें स्काई टॉवर हेड की दुर्दशा पर दया आ गई। साथ ही उन्होंने उस विद्वान दूसरे शिष्य को भी डांटा जो भयावह और वर्जित रास्ते पर चला गया था। कायांग का मूड भी अस्त व्यस्त था। आखिरकार 11वां उससे बड़ा था। यदि सूम्यू ने जो कहा वह सच है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह बुरा व्यक्ति वही था जिस पर उसे संदेह था। ठीक उसी क्षण ऊपर से हलचल और शोर उधर फैल गया। कायांग ने देखने के लिए अपना सिर उठाया और देखा कि इस घने जंगल में एक बड़ा साफ स्थान था और उस समाशोधन में आवाजों का गुंजन था, एक महान बाजार की तरह। तीनों स्कूलों के सभी छात्र बड़े और छोटे स्टॉलों के साथ यहाँ एकत्र हुए थे, जो अपने चमचमाते सामानों के साथ पंक्तिबद्ध थे, जिनमें सभी प्रकार के उत्पाद प्रदर्शित थे। यह आंखों के लिए एक दावत थी। परिधि पर लगभग 10 लकड़ी के घर भी थे, जिनका निर्माण कुछ हद तक सरल था। बड़े भी थे और छोटे भी। छोटे वाले शायद रहने के लिए थे, जबकि बड़े वाले लोगों को बारिश से बचने के लिए थे क्योंकि उनमें बड़ी संख्या में लोग रह सकते थे। चूंकि इस समय बहुत धूप थी, तीनों गुटों के शिष्यों ने बाहर धूप में अपनी अपनी बूथें बना ली थीं। ब्लैक विंग ट्रेड अपने आप में एक पूरी तरह से अलग दुनिया की तरह था। तो ठीक है, हम आ गए।
इस बार सुम्यू का मुख्य लक्ष्य कायान को यहाँ लाना था, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि उसे पता था कि इस प्रकार की जगह यहाँ मौजूद हैं। इसलिए यदि भविष्य में उसे कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी तो वह उनका व्यापार करने के लिए यहाँ आ सकता है। ये जगह बुरी नहीं है। समाशोधन में व्यापार कर रही हलचल भरी भीड़ को देखकर उसके चेहरे से उसका उत्साह प्रकट हुआ। हंसते हुए सुम्यू ने कहा, बेशक इस जगह में वे चीजें हैं जिनकी हम निम्न स्तर के मार्शल अभ्यासकर्ताओं को आवश्यकता है। इसके अलावा आपको सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों गुटों में से प्रत्येक ने सार्वजनिक व्यवस्था की देखरेख और रखरखाव के लिए अपने कुछ विशेषज्ञों को यहाँ तैनात किया है। क्या आप उस छोटे लकड़ी के घर को देख रहे हैं? वह हमारे स्काई टॉवर ओवरसियर का घर है और मेरी बड़ी बहन उसमें रहती है। तुम्हारी बड़ी बहन? कायान ने उसकी ओर देखा और याद किया कि पिछली बार सुम्यू कैसे परेशानी की तलाश में आई थी और कहा था कि उसकी बड़ी बहन एक प्रमुख शिष्या थी। मुख्य शिष्य वे स्काई टॉवर की भविष्य की आशा थे। सुम्यू अचानक सतर्क हो गई। मैं तुम्हें पहले चेतावनी दूंगी, मेरी बहन के साथ कोई विचार मत करना। कायान हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। सुम्यू ने फिर कहा, लेकिन अगर आपको उसमें दिलचस्पी है भी तो मुझे डर है कि आप उस तक पहुंचने में सक्षम नहीं होंगे। तुम्हारी बड़ी बहन बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल, जेन युआन सीमा तीसरी परत, युवा पीढ़ी में से बहुत से लोग उसके प्रतिद्वंद्वी बनने के लिए योग्य नहीं हैं। कायान थोड़ा प्रभावित हुए। युवा पीढ़ी के शिष्य के लिए जेन यू सीमा तक साधना पहले से ही बहुत दुर्लभ थी। अगले चरण के लिए शेन यू सीमा थी, दूसरे शब्दों में वह चरण जिस पर सिर वर्तमान में था। चूंकि आपकी बड़ी बहन इतनी प्रतिभाशाली है तो आप केवल संयमित शारीरिक स्तर पर ही क्यों हैं? कायान ने हैरान होकर सुम्यू से पूछा। जैसे उसकी दुखती रग पर बार बार प्रहार किया जा रहा था, सुम्यू तुरंत शर्मिंदा हो गई। कुछ देर तक असमंजस में रहने के बाद उन्होंने उत्तर दिया, यह अच्छा नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, मैं खेती करने के लिए और अधिक मेहनत करूंगा। आखिरकार मैं तुम्हें, एक परीक्षण शिष्य को, मुझसे आगे निकलने की अनुमति नहीं दे सकता। उसने थोड़ा सा सिर हिलाया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कायान के हाथों पिछले कुछ दिनों की पीड़ा ने सुम्यू की प्रतिस्पर्धी भावना को प्रज्वलित कर दिया था। चलो, मैं तुम्हें सबसे पहले अपनी बड़ी बहन से मिलवाऊंगा। उसकी सुरक्षा के साथ इस ब्लैक विंड ट्रेड में वह करना आसान हो जाएगा जो हमें करने की जरूरत है। चूंकि उन्होंने कहा कि वे सुम्यू की बड़ी बहन से मिलने जा रहे हैं, सभी की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। यहाँ तक कि सुम्यू भी अपने कपड़े साफ करने के लिए खुद गया और अपने कपड़ों से सारी धूल झाड़ दी। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सुम्यू वास्तव में अपनी बहन से डरता था या उसकी पूजा भी करता था। सुम्यू की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? कायान ने धीमी आवाज में ली युनत्यान से पूछा। सुयान, उसका नाम बुरा नहीं था, वह नहीं जानता था कि वह किस प्रकार की व्यक्ति थी। जल्द ही वे एक लकड़ी के घर में पहुंचे। कायान घर और आसपास के लकड़ी के घरों का निरीक्षण करने गए और देखा कि उनमें से प्रत्येक ने स्काई टॉवर मंडप नामक एक पट्टिका लटका दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कुछ घर उच्च स्तरीय स्काई टॉवर सदस्यों के आवास थे। सुम्यू थोड़ा घबराई हुई थी और सावधानी से सीढ़ियां चढ़ने से पहले उसने हल्की हल्की कुछ सांसें लीं। फिर उसने खूबसूरती से अपना हाथ उठाया और दरवाजे को हल्के से 2 बार थपथपाया और फिर बिल्ली के बच्चे जैसी अजीब आवाज में बोला, बड़ी बहन, मैं आपसे मिलने आया हूँ। जबकि ली युनत्यान और अन्य लोगों ने अपनी हंसी को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, उनके कंधे कांपने लगे। कायान भी हंसे बिना नहीं रह सकी। सुम्यू अपने पीछे के लोगों की प्रतिक्रियाओं को जानता था और वास्तव में पीछे मुड़कर उन्हें घूरना चाहता था। प्रवेश करना। अंदर से एक हल्की और ठंडी आवाज आई। यह एक साफ पहाड़ी झरने जैसा था जो उनके कानों के लिए नया था। सुम्यू ने दूसरों को इशारा किया और वे अंदर चले गए। एक बार जब वे अंदर गए, कायान ने चुपचाप चारों ओर देखा और देखा कि यह घर उसकी अपनी लकड़ी की झोपड़ी से भी अधिक सरल था। अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन एक बार जब वे अंदर दाखिल हुए तो बाहर का शोर अप्रत्याशित रूप से छनकर बाहर आ गया, जिससे घर में शांति हो गई। इस लकड़ी के घर में कोई न कोई रहस्य अवश्य होना चाहिए, अन्यथा इसका इस प्रकार का प्रभाव नहीं होगा। जैसे ही वह घर का निरीक्षण कर रहा था, सुम्यू ने अचानक खून जमा देने वाली चीख निकाली। कायान ने अपनी आंखें घुमाई और सुम्यू को अपना सिर ढांकते हुए फर्श पर झुका हुआ देखा। कुछ ही दूरी पर उसके सामने एक महिला बर्फ के सफेद कपड़े पहने हुए ठंडी भावभंगिमा के साथ खड़ी थी। इस महिला के आकर्षक और सुंदर काले बाल, अर्धचंद्राकार बाहें, चमकदार और पतली आंखों की एक जोड़ी, एक छोटी और सुंदर नाक, आड़ू गुलाबी गाल, नाजुक चेरी होठों की एक जोड़ी और चमकदार पीली जैद जैसी त्वचा के साथ साथ एक सुंदरता थी। सुंदर और पतला शरीर, अवर्णनीय रूप से मनमोहक। ये सिर्फ उसका स्वभाव था जो असाधारण रूप से बर्फीला ठंडा था और यहाँ तक कि कमरे के समग्र तापमान को भी कम कर दिया था। फिलहाल वह महिला क्रॉस लेग करके बैठी सुम्यू को देख रही थी। बिना कुछ कहे, तुम्हें पता चल गया कि यह सुयान है? क्या आप जानते हैं कि आपको क्यों मारा गया? सुयान ने पूछा। सुम्यू ने अपना सिर हिलाया और अपनी बहन की आंखों में एक डरावनी चमक देखी और तुरंत अपना सिर हिलाया। तो ये कहो। सुयान की आवाज बेहद हल्की थी, कुछ ऐसा था जो किसी को भी विद्रोह करने की अनुमति नहीं देता था। कायान ने अनुमान लगाया कि सुम्यू अब अपनी बहन से इतना क्यों डरता है। ऐसी बहन जिसे भी मिले कोई भी सहन नहीं कर पाएगा, भले ही वह बेहद खूबसूरत हो। अध्याय 45। यदि आप अब और मेरा अनुसरण करेंगे तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे किसी ने पीटा था। अपनी बहन की पूछताछ का सामना करते हुए सुम्यू ने जवाब देने से इनकार करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही उसने उत्तर दिया, वह भी चुपके से सुयान को मापने चला गया। बाद वाले का चेहरा अभी भी सहानुभूतिहीन था। तुम्हें उनसे क्यों पीटा गया? मेरी कुशलता उतनी अच्छी नहीं थी। सुम्यू ने अपना सिर थोड़ा और नीचे कर लिया। तुम्हारा कौशल पर्याप्त क्यों नहीं था? समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए सुयान ने सवाल करना जारी रखा। सुम्यू केवल ईमानदारी से उसे उत्तर दे सकती थी, मैंने पर्याप्त लगन से अभ्यास नहीं किया। सुयान ने हल्के से अपना सिर हिलाया। तुम्हारे पास अभी भी थोड़ी बुद्धि है। फिर तुम्हें पता है कि भविष्य में क्या करना है? मुझे पता है। आज अपने शब्दों को याद रखें, इसलिए यदि भविष्य में आप कहीं जाकर खेलना चाहें तो कोई और आपको नहीं हराएगा, बल्कि मैं इसे व्यक्तिगत रूप से करूंगा। सुम्यू का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने बार बार कसम खाई कि वह अपनी बड़ी बहन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लगन से अभ्यास और खेती करेगा। सुम्यू को व्याख्यान देने के बाद सुयान ने अंततः अपने पीछे के लोगों को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उन्हें पार करते हुए उसकी नजर कायान पर पड़ी और आश्चर्य की एक रेखा उसकी आंखों में चमक उठी। उसने पूछा, क्या आप ही हैं जिसने चेंग शाओफैंग को हराया है? कायान ने सोचा कि इस वरिष्ठ बहन का सूचना नेटवर्क काफी तेज था। हालांकि उसने यहाँ प्रशिक्षण लिया, फिर भी वह समय पर बाहर होने वाले मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम थी। उसने अपना सिर हिलाया। हाँ, आप सुम्यू से थोड़े बेहतर हैं। सुयान उदासीन था और कायान ऐसा लग रहा था जैसे वह उतना बुरा नहीं था, लगभग 15-16 का। वह केवल 8वें चरण में था। उसकी प्राकृतिक प्रतिभा उतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसकी नज़र में योग्य था। कायान से बात करने का एकमात्र कारण यह था कि उसने सुम्यू को बचाया था। मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा।
कृपया इसे वरिष्ठ बहन कहें। कायांग की अभिव्यक्ति भावहीन रही। सुमू से दूर रहो, अगर तुम उसके करीब रहना जारी रखोगे तो तुम्हारी खेती रुक जाएगी और इस स्तर के आसपास स्थिर हो जाएगी। कायांग थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन जवाब देने की जहमत नहीं उठाए। वह सुम्यू को छोटा कर सकती थी, लेकिन कायांग नहीं कर सकती थी। सुम्यू मुस्कुरा रहा था, लेकिन ये सुनते ही उसका चेहरा तुरंत उतर गया, लेकिन फिर भी उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। अभी जाओ, मैं प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ। जैसे ही सुयान ने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लोगों का समूह चुपचाप बाहर निकल गया और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। एक दूसरे की ओर देखते हुए वे सभी एक साथ राहत की सांस लेते हैं। अंदर का दबाव बहुत ज्यादा था और हालांकि वह एक सुंदरता थी और आंखों को बहुत अच्छी लगती थी, अगर वे और अधिक समय तक अंदर रुके रहते तो उन्हें लगता था कि उनके शरीर और दिल दोनों जम जाएंगे। मैं उन परिष्कृत गोलियों को देखने जा रहा हूं जिनके बारे में कुछ दिन पहले हर कोई बात कर रहा था। ली युनतियान ने छुट्टी लेने से पहले घोषणा की। मैं भी चलूंगा, कुछ लोगों ने तुरंत आवाज लगाई। कुछ ही समय बाद सभी लोग तितर बितर हो गए। सुम्यू और कायांग को पीछे छोड़कर अपना अपना व्यवसाय करने चले गए। कायांग ने देखा कि सुम्यू ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास करने के लिए कुछ काम है, इसलिए उसने कहा, जूनियर भाई, ऐसा लगता है कि आपके पास करने के लिए कुछ काम है, इसलिए उन्हें पूरा करो। मैं बस घूमूंगा और ब्राउज करूंगा। सुम्यू ने बोलते हुए अपना सिर हिलाया। ठीक है, और अगर तुम्हें अपनी पसंद की कोई चीज़ मिल जाए तो मुझे बताओ और मैं तुम पर नजर रखूंगा। हालांकि यहाँ के अधिकांश लोग बुरे नहीं हैं, फिर भी वे विश्वासघाती लोग हैं और दूसरों को धोखा देना और ठगना पसंद करते हैं। सुम्यू से अलग होने के बाद कायांग इत्मीनान से ब्लैक विंड ट्रेड क्षेत्र में घूमे। यहाँ तीनों विद्यालयों के शिष्य यथोचित रूप से हर जगह स्थित थे। उन्होंने अपने बूथों पर उन चीज़ों को प्रस्तुत करने के लिए स्थापित किया था जिन्हें वे बेचना चाहते थे या संकेत लगा रहे थे कि वे क्या खरीदना चाहते थे। प्रत्येक बूथ अलग था। प्रत्येक स्टॉल निवासी ऊंची आवाज में पुकार रहा था, जिससे यह एक व्यस्त खाद्य बाजार जैसा प्रतीत हो रहा था, जो गर्मजोशी और उत्साह से भरा हुआ था और हर कोई अपने सामान को बढ़ावा देने में व्यस्त था। कुछ अहंकारी थे, खरीदना है तो खरीदो का रवैया अपना रहे थे। कुछ ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उदासीनता बरत रहे थे। कुछ उबे हुए लग रहे थे और इस बात से बेखौफ थे कि दूसरे उनका माल चुरा लेंगे। ग्राहकों को आकर्षित करने की अनेक शैलियां थीं, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने तरीके से सशक्त थी। इधर उधर घूमने के बाद कायांग को पता चला कि यह सिर्फ खरीद और बिक्री नहीं थी। कुछ बूथ भी थे जो खेती में सहायता के लिए अमरता की गोलियां बनाने के लिए थे। ये सेवा वे एक पैसा भी लिए बिना करते थे। उन्होंने सोचा कि वे एक अच्छे काम के समान कुछ कर रहे थे, लेकिन वास्तव में वे अपनी तकनीकों को सही और परिष्कृत करने के लिए दूसरों का उपयोग कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन ग्रहणकर्ताओं के पास पर्याप्त अनुभव नहीं था। उनके द्वारा बनाई गई 10 में से 8 गोलियां खराब थी, इसलिए उनके बूथ मोर्चे वीरान थे। हालांकि इस प्रकार का स्टॉल बिल्कुल भी आम नहीं था। आखिरकार रिसेप्टेरिया मास्टर्स बहुत कम थे। कायांग यांग जिम्मेदार उत्पादों पर सावधानीपूर्वक ध्यान दे रहे थे। इससे पहले कि वह व्यापार क्षेत्र में प्रवेश करते, उनके सीने में यांग की उत्पत्ति ने बेतहाशा प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया था, जिससे पता चला कि वहां कई यांग जिम्मेदार खजाने थे। लेकिन थोड़ी सी चहलकदमी के बाद उन्हें जो चीजें दिखी, उनका स्तर काफी नीचे था। यांग प्रकार की जड़ी बूटियां जो उसने देखी, वे कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम द्वारा उत्सर्जित यांग क्यूई से मेल नहीं खा सकती थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन पर कोई ध्यान नहीं देगा। उसे कुछ ऐसी चीजें मिली जिनमें उसकी रुचि थी, लेकिन कीमत के बारे में पूछने के बाद वह केवल अपना सिर हिला सका और आह भर सका। वे कीमतें बहुत अधिक थीं और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे उसका वर्तमान व्यक्ति वहन कर सकता था। टीएल, आपको अपने दोस्त लिंगडोंग से पैसे के बारे में कुछ सलाह मांगनी चाहिए, चू फैंगथो से नहीं। जब पैसे खर्च करने की बात आती है तो वह एक सच्चा जानवर है। मुझे पूरा यकीन है कि वह पहले ही कुछ ट्रिलियन डॉलर खर्च कर चुका है। ईडी, हालांकि सभी चुराए गए पैसे, इसलिए यह वास्तव में मायने नहीं रखता। टीएल, फिर भी यह अभी भी डॉलर 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 है। लगभग आधे घंटे तक इधर उधर घूमने के बाद अंततः उसे छोटे लौटने वाले छर्रों की वास्तविक कीमत के बारे में स्पष्टता मिली। चून की छोटी रिटर्निंग छर्रे केवल 7 में से 9वें चरण के टेम्पर्ड शरीर पर लागू होते थे। इस प्रकार की अमृतत्व गोली का मूल्य केवल 52 टन के आसपास था। सुम्यू ने उसे जो बोतल दी थी उसमें 10 गोलियां थी, इस प्रकार उनकी कुल कीमत लगभग 500 टन थी। 500 टेल, ये वास्तव में कुछ भी करने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक बूथ के बीच में एक उग्र रंग का पत्थर था जिसमें से कायांग को यांग क्यूई की तीव्र मात्रा महसूस हो सकती थी, और वह ये निर्धारित नहीं कर सका कि उसके द्वारा उत्सर्जित यांग क्यूई की तुलना यांग क्यूई से कितनी गुना अधिक सघन थी। कुंडलित ड्रैगन स्ट्रीम, कायांग को यकीन था कि अगर वह उस पत्थर के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा तो वह यांग तरल की कम से कम 2-3 बूंदों को संघनित करने में सक्षम हो जाएगा। यदि वह कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम से केवल यांग क्यूई पर निर्भर रहता तो ये कई दिनों की कठिन खेती के बराबर था। भले ही वह ये जानता था इस बूथ मालिक के साथ मिलना आसान नहीं था और निश्चित रूप से वह इसे कम कीमत पर नहीं बेचेगा, कायांग हार मानने को तैयार नहीं था और बैठ गया। बूथ मालिक का ठंडा चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उससे पैसे उधार लिए हो। उसने केवल कायांग पर एक नजर डाली और फिर उसे अनदेखा कर दिया। कायांग ने दिखावटी दिलचस्पी दिखाते हुए कुछ अन्य चीजें उठाईं और उनकी कीमतें पूछीं। मालिक ने अपनी आंखों में सोने की चमक के साथ लापरवाही से कुछ कीमतें बताईं और फिर कायांग ने अनजाने में उस लाल पत्थर की कीमत पूछ ली। ये कितने का है? बूथ मालिक जोर से हंसा और कुछ और शब्द कहे, यह इस बूथ की सबसे महंगी वस्तु है, 3000 टन। कायांग पूरी तरह से भ्रमित थी क्योंकि यह वास्तव में बहुत ऊंची कीमत थी। ये कायांग की ऊपरी सीमा से बहुत दूर था, तो उसे इसके लिए मोलभाव कैसे करना चाहिए था। जैसे ही उसने इसे नीचे रखा और जाने के लिए तैयार हुआ, कायांग के कंधे को किसी ने थपथपाया। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक प्यारी और मनमोहक मुस्कान उसकी ओर निर्देशित है। ये वास्तव में आप ही हैं, हुमेई ने कुछ अप्रत्याशित रूप से कहा। आपको कुछ चाहिए? कायांग की भौहें तन गईं, और सच कहें तो इस नैतिक रूप से ढीली महिला के प्रति उसकी धारणा अच्छी नहीं थी। हालांकि उसने अभी ठीक से कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उस दिन की उसकी बेहुदा हरकतों ने कायांग के दिमाग पर पहले ही एक बुरा प्रभाव छोड़ दिया था। कायांग की उदासीनता को महसूस करते हुए हुमेई की आंखों में नाराजगी दिखाई दी और उसने बड़े प्यार से घोषणा की, कुछ नहीं, मैं केवल आपका स्वागत करने आई थी, बस इतना ही। अलविदा, कायांग ने जाने के लिए मुड़ने से पहले धीरे से उत्तर दिया। टीएल, कायांग तुम दा यार, अंगूठे ऊपर, अरे, हुमेई ने पुकारा जब वह उसके पीछे पीछे चल रही थी। चाहे यह अनजाने में हो या जानबूझकर, उसका शरीर कायांग से चिपक गया और जैसे जैसे वह चलती गई, वह कायांग की प्रतिक्रिया को भी देखने लगी। उस समय तक इधर उधर घूमने के बाद जब बात अगरबत्ती जलाने की होती है, कायांग थोड़ा उदास हो गई। उसे नहीं पता था कि इस महिला के चुलबुले व्यवहार के बारे में क्या करना चाहिए। उसकी त्वचा वास्तव में मोटी थी, क्योंकि उसने पहले ही स्पष्ट रूप से दिखा दिया था कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वह कायम रही और उसके करीब रही। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कायांग ने अपने कदम रुकते हुए पूछा। वह स्पष्ट रूप से नाखुश था।
मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ ब्लैकविंग ट्रेड में, मैं केवल इत्मीनान से घूम रहा हूँ। क्या क्या तुम्हें मेरी परवाह है? हुमेई बिना रुके मनमोहक ढंग से मुस्कुराए। अब मेरा पीछा मत करो, सावधान रहो, अन्यथा मैं अब तुम्हारे प्रति विनम्र नहीं रहूंगा, कायान ने गुस्से से कहा। न केवल हुमेई निडर थी, इसके विपरीत वह उसके धैर्य को परखने के लिए उत्सुक दिख रही थी। आप विनम्र कैसे नहीं होंगे? क्या ये पिछली बार की तरह होगा? PS ठीक है, उस भयानक अंत का क्या हुआ? DMR क्या तुम्हें अब भी लगता है कि क्या वह स्मार्ट है? अब मैं इसे बेशर्म कहता हूँ अंडरस्कोर, मेरा मतलब है कि उसके नाम का अर्थ जादूगरनी आकर्षक भी है। मुझे उस लड़की से सिरदर्द हो जाता है, बेन को उसका नाम भी याद नहीं आता, सिर हिलाता है तारांकन। वैसे भी सावधान रहें, चूंकि यह मेरी छुट्टियां हैं, मेरी नींद का पैटर्न बहुत अनियमित होगा, इसलिए पोस्टिंग का समय हर जगह हो सकता है। मार्शल रैंक के नामों के संबंध में मैं आलसी था और केवल पिनइन ऊपर रखता था। मैं वापस जाऊंगा और उनका नाम अंग्रेजी में रखूंगा, इसलिए चिंता न करें। जहां तक मुद्रा परिवर्तन सिल्वर योजक चिन्ह ग्रेटर दैन टेल्स का सवाल है, लेखक ने 10 सिल्वर इक्वल्स 1 सोना जैसे किसी भी प्रकार का रूपांतरण नहीं किया है, इसलिए मैं अब इसका अधिक उपयोग करूंगा। ये कम भ्रमित करने वाला है और समझ में आता है, जब तक वे एक मौद्रिक मूल्य के अलावा कुछ और नहीं डालते, ये टेल्स होगा। शुभ रात्रि, क्योंकि अब मैं सोने जाऊंगा। कैरेट